हेलो भाइयों और उनकी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे प्यारे से चैनल स्केशाले के ऊपर। और बहुत सारी एनर्जी सीने में रख के हम लोग फिर से आज लेके आए लाइट का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने पूरी तरीके से देख लिया था कि अगर एक कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर कोई भी लाइट रे पड़ती है तो वो अपना कैसा कैसा नेचर दिखा सकती है, कहाँ कहाँ बेंड हो सकती है। हमने 4 तरह की इंपॉर्टेंट रेस पढ़ी थी, कर्वेचर वाली, फोकस वाली, पोल वाली और पैरेलल वाली। जिस किसी ने भी वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है, तुम्हारा भला ना कर दूंगा, ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया, जाओ जाके उसे टैप करो और पहले वो वीडियो देख के आओ। और जो वो वीडियो देख चुका है, चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ। तो यार देखो, अब हमने पढ़ लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे कॉनकेव या कॉन्वेक्स किसी भी स्फेरिकल मिरर के आगे पड़ा हुआ है तो उसके अंदर से निकलने वाली लाइट रेस उसके ऊपर पड़ के कैसे बाउंस बैक हो सकती है, किस किस डायरेक्शन में बाउंस बैक हो सकती है। अब एक बात बताओ, हमने इंसिडेंट रेस तो आई रही थी, इंसिडेंट रेस का तो पता ही था। अगर हमने रिफ्लेक्टेड रेस की स्टडी कर ली तो क्या कोई भी 2 रे लेके अब हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज की स्टडी नहीं कर सकते कि ऑब्जेक्ट से निकली 2 रे, वो 2 रे कैसे कैसे रिफ्लेक्ट बैक होगी, कहाँ कहाँ मीट होगी और कहाँ कहाँ हमारी इमेज बन सकती है, ये सब हम लोग अब देख सकते हैं। अब पहले आज हम लोग कॉनकेव का देखेंगे, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बन सकती है हमारे ऑब्जेक्ट की। हम लोग एक कॉनकेव मिरर के आगे अपने इस ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिस्टेंस पे रख के देखेंगे और देखेंगे उसकी इमेजेस कहाँ कहाँ पर बन सकती है। अब तुम लोग अलग अलग डिस्टेंस से तुम्हारा मतलब क्या, तो वो यार सब कुछ हम लोग आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। उम्मीद है तुम्हें आज की वीडियो का एम समझ में आ गया होगा। इसी बात के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। पहले कॉनकेव देख रहे हैं, अगले वीडियो के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर हम लोग कॉन्वेक्स भी देख लेंगे। अब तुम देख पा रहे हो यहाँ पर ही हमारा कॉनकेव मिरर है। तुम जानते हो कॉनकेव मिरर की ट्रिक क्या है, जहां पर भी किसी भी मिरर के अंदर केव वाली साइड से रिफ्लेक्शन हो रही है तो वो हमारा कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो डार्क साइड ये वाली है और रिफ्लेक्शन कहाँ से होगी, हमारे केव वाली साइड से। बात क्लियर है, तो हमारा कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। अब मेरी एक बात समझने की कोशिश करना है, यहाँ पर कॉनकेव मिरर के सामने ना कुछ एरोज है। ये एरोज क्या है, ये एरोज हैं हमारे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हम लोग एक मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कितनी अलग अलग पोजीशंस पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 6 पोजीशंस है और हम लोग 6 के 6 पोजीशंस पे अपने ऑब्जेक्ट को रख के देखेंगे और देखेंगे उनकी इमेजेस कहाँ कहाँ बनेगी। और ये 6 केसेस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं और ये रे डायग्राम जो है रेगुलर बेसिस पे पेपर में बनाने के लिए आ जाते हैं। तो यार सबसे पहला हमारा डिस्टेंस क्या है, हमारा डिस्टेंस है एट इन्फिनिटी। तो यार इन्फिनिटी, तुम इस वर्ड से क्या समझते हो, क्या होता है इनफाइनाइट। तुम्हारे लिए इनफाइनाइट क्या है, तुम कहोगे इनफाइनाइट कोई भी ऐसी चीज जिसका मैं अनुमान नहीं लगा सकता, जिसकी मैं गिनती नहीं कर सकता, या अनगिनत। तो यार ये तुम्हारी थिंकिंग थोड़ी सी गलत है कि इनफाइनाइट ऐसी चीज जिसको तुम नहीं गिन सकते। इनफाइनाइट ऐसी चीज होती है जो तुम्हारे बस के बाहर होती है। बस के बाहर होने से मेरा मतलब क्या है कि कल को अगर मैं एक चींटी को बोलूँ कि भाई चल 40 किलोमीटर चल, 40 किलोमीटर पैदल सफर कर, क्या उसके लिए 40 किलोमीटर पैदल सफर करना पॉसिबल है। तुम कहोगे अगर देखा जाए तो उस चींटी के लिए वो 40 किलोमीटर चलना इम्पॉसिबल है, एक तरह से इम्पॉसिबल है ना। बेचारी की पूरी जिंदगी लग जाएगी उसे चलते चलते चलते। लेकिन उसी जगह तुम्हारे लिए वो 40 किलोमीटर क्या रेंज हुई, फाइनाइट रेंज हुई। किसी एक ऑर्गेनिज्म के लिए वो इनफाइनाइट है और तुम्हारे लिए फाइनाइट है। मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं गिन सकता, तुम गिन सकते हो। तो यार कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम्हारे बस के बाहर है वो तुम्हारे लिए इनफाइनाइट होती है। अगर तुम एक सी के ऊपर, एक बीच के ऊपर खड़े होकर ओशन को देख रहे हो, समुद्र को देख रहे हो, तो तुम्हें आगे समुद्र बिल्कुल खत्म दिखाई देगा, एक लाइन सी दिखाई देगी, समुद्री समुद्र समुद्र समुद्र, आगे ओशन ही ओशन दिखाई देगा। लेकिन क्या जिस ओशन के आगे तुम नहीं देख पा रहे, मतलब मान लो जैसे तुम खड़े हो, तुम यहाँ पे ओशन देख रहे हो और उस ओशन के आगे तुम नहीं देख पा रहे, तो क्या उसके आगे ओशन खत्म हो गया, नहीं हुआ। वहां पर भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है लेकिन तुम नहीं देख पा रहे। तुम क्यों नहीं देख पा रहे, वो चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ऐसा क्या होता है कि तुम इनफाइनाइट के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते। इनफाइनाइट के बाद हमारी अगली पोजीशन आती है बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एक तरह से मान लो हमारी फाइनाइट रेंज आ जाती है। मतलब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे मान लो ये कोई भी हमारा स्फेरिकल मिरर है, इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे जितनी भी फाइनाइट रेंज है, जब हम लोगों को ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अब तुम देखोगे कोई दूर का ऑब्जेक्ट हमें छोटा क्यों दिखाई देता है ना। कोई ऑब्जेक्ट तुमसे बहुत दूर खड़ा हुआ है, तुम्हारा दोस्त पीछे से खड़े हो गया, हेलो भाई, तुम्हें सिर्फ हाथ दिखाई देंगे, एक्शन दिखाई देंगे, आवाज नहीं सुनाई देगी। क्यों, क्योंकि बहुत दूर है, तो तुम्हें छोटा सा दिखाई देगा। क्यों छोटा सा दिखाई देगा, ये भी देखेंगे। साथ ही साथ अगर हमारा ऑब्जेक्ट निकल के आ जाए हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, तब हमारी इमेज कैसी बनेगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाए निकल के सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो हमारी इमेज कैसी होगी। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट निकल के आ गया
फोकस के ऊपर, तब इमेज कैसी होगी। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट निकल के आ गया फोकस और पोल के बीच में, तब हमारी इमेज कैसी होगी, कॉनकेव मिरर के केस में। और ये जो लास्ट वाला थोड़ा सा ट्विस्ट वाला है ना। अब तुमने अभी तक देखा था कि हमेशा ना जब भी तुम उसके चम्मच के आगे वाली साइड से खुद को देखोगे, ये रहा चम्मच के आगे वाली साइड से जब भी खुद को देखोगे तुम्हें तुम्हारी फोटो उल्टी दिखाई देगी। क्यों उल्टी दिखाई देगी ये भी हम लोग आज पढ़ेंगे। बात क्लियर है। तो यार आज का टॉपिक बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो हम लोग इसी के साथ अपना केस फन स्टार्ट करते हैं। जब हमारा, अब यहाँ पे मैं कलर लेता हूँ बढ़िया सा, रेड दोनों पे दिखाई देगा, हाँ रेड दोनों पे दिखाई देगा, है ना। रेड ही ले लेते हैं, ठीक है। हमारा पहला केस क्या होने वाला है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हो, इनफाइनाइट रेंज पे, ठीक है। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इनफाइनाइट रेंज पे, हमारे मिरर से इतनी दूर हो कि मतलब उसके बस के बाहर हो, उसके औकात के बाहर है। तो याद रखना जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट रेंज पर होता है वहाँ से लाइट रेज जो है ना वो हमेशा कैसी आती है, पैरेलल आती है। वहाँ से लाइट रेज पैरेलल आती है। अब लाइट रेज पैरेलल क्यों आती है ये बात समझने की कोशिश करना। कि जैसे मान लो ये रहा तुम्हारा मिरर, ठीक है, और यहाँ तुम खड़े हो, अब तुम इसकी फाइनाइट रेंज में हो, उसके पास एक पॉइंट है जहाँ से सारी इंसिडेंट रेज निकल के उस मिरर के ऊपर पड़नी है। कोई एक पॉइंट है उसके पास सारी रेज निकलने के लिए, है ना। इसी एक पॉइंट से सारी रेज इंसिडेंट होंगी और निकल के उस मिरर पे पड़ेगी। लेकिन उसी जगह अगर कोई ऐसा हो कि ये रहा वो मिरर और कोई भी ऑब्जेक्ट इससे इनफाइनाइट रेंज पे, मतलब वो इसको नहीं देख पा रही, तो यार वहाँ से लाइट रेज को एक पॉइंट तो मान नहीं सकते। तो वहाँ से आने वाली सारी लाइट रेज को हम लोग कैसा मानते हैं, पैरेलल। तो याद रखना जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट रेंज पर होता है वहाँ से आने वाली लाइट रेज कैसी होती है, पैरेलल होती हैं। और ये पैरेलल रेज जैसे ही हमारे कॉनकेव मिरर के ऊपर पड़ेगी, कॉनकेव मिरर उन्हें क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, है ना। अब तुम देख पा रहे हो ये आई हमारी रेस, ये दोनों की दोनों क्या थी, इंसिडेंट रेस, और दोनों की दोनों इंसिडेंट रेस कहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक होकर मीट कर रही है, हमारे फोकस पर, हमारे मिरर के फोकस पर। तो हमारी इमेज भी कहाँ बनेगी, हमारे फोकस पर, क्योंकि जहाँ पर भी दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर जाती हैं वहाँ पर हमारी इमेज बन जाती है। याद है ना, हमने पहले पढ़ा था। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी क्या हो गई, एट प्रिंसिपल फोकस। और अब तुम देख पा रहे हो छोटे से पॉइंट पे फोकस पे मीट कर रही है, कितनी ज़रा सी जगह पे। तो क्या यहाँ पर हमारी इमेज हमें दिख पाएगी, हमारी इमेज कैसी होती है, हमारी इमेज होती है हाईली डिमिनिश्ड, इतनी छोटी कि हमें दिख ही नहीं पाती। इसी वजह से इनफाइनाइट की चीज़ें नहीं देख पाते हम लोग। हमारे खैर आंखों में लेंस होता है, लेंस के केस में भी सेम टू सेम ऐसे ही होता है। अभी हम लोग जब लेंस पढ़ेंगे तब भी तुम्हें पता लगेगा। साथ ही साथ हमारी जो इमेज बन रही है उसका नेचर कैसा है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है। अब तुम कहोगे देख के मैं कैसे बताऊँ सीधी है या उल्टी है, तो यार तुम ये तो देख पा रहे हो ना कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो असलियत में रियलिटी में मीट कर रही है, उन्हें वर्चुअली मीट नहीं करवाना पड़ रहा। तो यहाँ पर हमारी इमेज कैसी होगी, रियल होगी। और रियल इमेजेस हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। इसी वजह से तुम्हें कॉनकेव के ऊपर यानी कि चम्मच के आगे वाली साइड पर हमेशा उल्टी इमेज दिखाई देती है, क्योंकि वो क्या है, एक कन्वर्जिंग मिरर है। वो हमेशा रेस को असलियत में मीट करवा देता है आगे, और वहाँ पर इमेज हमेशा कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। बात क्लियर है। अब हम लोग अपने अगले केस की तरफ बनते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे आ गया हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, जब हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम उसको देख पा रहे हैं, लेकिन भले ही छोटे साइज का होता है। जब हमारे से थोड़ी सी दूरी पे होता है कोई ऑब्जेक्ट तो उसको देख पाते हैं, लेकिन छोटे साइज का, बिल्कुल छोटा सा। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट हमारे कर्वेचर से पीछे आया, अब यहाँ पे मैं कोई भी दो रेज ले सकता हूँ। वहाँ पे तो सिर्फ पैरेलल की रेस थी, क्योंकि वहाँ से तो सिर्फ पैरेलल रेज आ सकती थी कोई भी। लेकिन अब यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट से कोई भी रेज निकल सकती है। हमने 4 रेज पढ़ रखे, तुम चारों में से कोई सी भी लगा के देख लो, आंसर तुम्हारा हमेशा सेम ही है। पहले मैंने यहाँ पे जो 2 रेज लगाई है वो है एक हमारी फोकस वाली और एक हमारी पैरेलल। एक रे जो इंसिडेंट है वो गई पैरेलल और एक गई फोकस से। बात क्लियर है। पैरेलल वाली फोकस से मीट होती हुई निकल गई और फोकस से मीट होने वाली पैरेलल निकल गई, है ना। यही होता था। तुम्हें दोनों रेज याद है, तुम्हें, मेरे को पता, तुम बहुत होशियार हो, तुम पिछली वीडियो देख के आए हो, है ना। और ये दोनों की दोनों मीट कहाँ कर रही है, ये दोनों की दोनों मीट कर रही है हमारे कर्वेचर और हमारे फोकस के बीच में। यानी हमारी इमेज कहाँ बनी, हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब एक ट्विस्ट बताऊँ, पहले हमारा ऑब्जेक्ट पीछे था इनफाइनाइट पे, हमारी इमेज थी फोकस पे। मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे ले आया सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, थोड़ा सा फाइनाइट रेंज में, तो हमारी इमेज क्या हो गई, हमारी इमेज थोड़ी सी पीछे हो गई, फोकस से थोड़ी सी पीछे हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनने लग गई। तो हमारी इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज की पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ, हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। क्या बात क्लियर है। साथ ही साथ हमारी इमेज का नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब तुम देख भी सकते हो यहाँ पे सारी रेज मतलब असलियत में मीट कर रही है, तो यहाँ पे ये इमेज कैसी होगी, रियल होगी। और तुम देख भी पा रहे हो हमारी इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड, उल्टी, लटकी हुई, टंगी हुई, कुछ भी कह सकते हो, बेताल, है ना। और साथ ही साथ हमारी जो इमेज का साइज है वो कैसा है, डिमिनिश्ड है, छोटा है, हमारे ऑब्जेक्ट के मुकाबले कैसा है, छोटा है। बात क्लियर है।
और साथ ही साथ अब हम लोग अपने केस 3 की तरफ बढ़ते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे और बढ़ के कहाँ आ जाएगा, हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, जब हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो जाए, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात क्लियर है? ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से फिर भी हम लोग कोई भी 2 रेज ले सकते हैं। तुम कहोगे यार ठीक है चलो पहले लेते हैं। मैंने फिर से वही 2 रेज लिया, एक पैरेलल वाली, एक पैरेलल गई और एक हमारी फोकस से मीट होती हुई हमारे मिरर के ऊपर पड़ी। जो पैरेलल गई है वो फोकस से पास हो जाएगी, जो फोकस से गई है वो पैरेलल निकल जाएगी और दोनों की दोनों मीट कहाँ करिए, हमारे बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे। अब तुम देख पा रहे हो ऑब्जेक्ट को फिर से थोड़ा आगे धकेला, इमेज फिर दोबारा पीछे हो गई और अब दोनों कैसी आ गई, बराबर आ गई। जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज हो गई। यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा होता है तो हमारी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन जाती है। क्या बात क्लियर है? तुम कहो यहाँ पे कोई दूसरी रे लेके दिखाऊं तो तुम देख भी सकते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली तो ले नहीं सकते, पोल वाली लेके देखते हैं। यार थोड़ी ना रे टेढ़ी मेढ़ी बनती है मुझसे, देखो ये बन गई सीधी। अब यहाँ से अगर मैं इसको उसी एंगल पे बाउंस बैक कराऊँ तो देखो यहीं पे आसपास कहीं मीट करेगी। मैंने एंगल मेजर नहीं करे, अगर एंगल मेजर करता तो बिल्कुल यहीं पे मीट करती। बात क्लियर है? तो तुम कोई सी भी 3 रे लेके देख सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। 3-4 रे जितनी भी है कोई सी भी लेके देख लो। हमारे यहाँ पर पोजीशन क्या आएगी इमेज की, हमेशा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा हुआ है तो इमेज भी कहाँ बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है, तुम देख पा रहे हो इन्वर्टेड इमेज है और हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो असलियत में मीट कर रही है। साथ ही साथ हमारा जो साइज है इमेज का, उसके अंदर इस केस में कोई चेंज नहीं आता। सेंटर ऑफ कर्वेचर में तुम्हें इमेज बिल्कुल उतनी ही साइज की दिखाई देगी जितना हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साइज रिमेन कांस्टेंट, साइज में कोई भी चेंज नहीं आता हमारी इमेज की, बिल्कुल ऑब्जेक्ट जैसी रहती है। अब हम लोग इसके साथ ही अपने अगले केस के ऊपर बढ़ते हैं, केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट निकल के आ चुका है बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारा जो ऑब्जेक्ट है अब वो पड़ा हुआ है। अब इधर से भी हम लोग कोई भी 2 रेज ले सकते हैं और दोनों की दोनों रेज की स्टडी, कोई भी 2 रेज ले लो, उन्हें मीट करा दो, हमारी इमेज बन गई। अब तो तुम्हें पता ही लग गया होगा, है ना? तो यहाँ से जो 2 रेज मैंने ली है वो है एक मेरी पोल वाली और एक है मेरी पैरेलल वाली। मेरी पोल वाली नहीं, ये मिरर के पोल वाली, मेरी कोई पोल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 2 इंसिडेंट रे ले ली, जो एक जाके सीधा पड़ रही है हमारे मिरर के पोल पे, हाँ मिरर के पोल पे, और एक जा रही है पैरेलल। तो तुम्हें पता है पोल पे पड़ने वाली बिल्कुल पोल से जितने एंगल पे आ रही है उतने एंगल पे वापसी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और जो पैरेलल जा रही है वो हमारे फोकस से मीट होती हुई आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर वो पैरेलल गई थी तो वो फोकस से मीट होकर निकल गई और ये जो पोल पे पड़ी थी जितने एंगल पे पड़ी थी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक भी हो गई। तो ये मीट क्या कर रही है, क्या ये मीट हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे नहीं कर रही? बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी सी और पीछे बढ़ गई। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इमेज पीछे होती जा रही है। बात क्लियर? जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे था तो इमेज उस बेचारे की C एंड F के बीच में बन रही थी और जब हमारा ऑब्जेक्ट C एंड F के बीच में आ गया तो हमारी जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बढ़ रही है। ये जो 6 केसेस है ना, इसमें ऊपर के 3 नीचे के 3 के अपोजिट है। अगर ध्यान से कभी पढ़ोगे तो, ध्यान से देखोगे तो, मतलब थोड़ा विजुअलाइजेशन अच्छा होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारी इमेज की पोजीशन है वो क्या है, वो है हमारी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। साथ ही साथ नेचर क्या है, नेचर अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड ही है। तुम देख पा रहे हो कॉनकेव के अंदर जितनी भी इमेजेस बन रही है अभी तक सारी की सारी रियल एंड इन्वर्टेड है। कभी वर्चुअल रियलिटी भी आती है, बिल्कुल आती है। अभी एक लास्ट केस में आएगी जो मैंने तुम्हें बताया था, सबसे अलग है। ठीक है, अब साइज ऑफ इमेज क्या है, यहाँ पर एनलार्ज है। हमारे को अपनी इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब एनलार्ज दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी। बात क्लियर है? और अब हमारा आता है 5वां केस, लास्ट सेकंड केस। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी क्या है, एट फोकस। अब हमारा ऑब्जेक्ट आके कहाँ खड़ा हो गया, बिल्कुल फोकस के ऊपर खड़ा हो चुका है। और अब यहाँ पर क्या होगा, फोकस से मैं कोई भी 2 रेज ले सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो यार, फोकस वाली रे तो मैं ले नहीं सकता जो फोकस से पास होती थी क्योंकि ऑब्जेक्टिव फोकस पे खड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक पैरेलल वाली ले लेता हूँ और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 रेज ले ली, एक मेरी पैरेलल गई तो फोकस से मीट होती हुई निकल गई। दूसरी रे मैंने कौन सी ले ली, मेरी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली। जैसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बेचारी गई थी वैसी ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापसी भी आ गई। ये हमने पढ़ी थी, है ना, हमारी तीसरी रे। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो क्या ये दोनों रेस कभी मीट करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कांस्टेंट है। ये जाने को इनफाइनाइट रेंज तक साथ जाएगी। तो यहाँ पर हमारी इमेज नहीं बनेगी, इमेज बिल्कुल बनेगी, क्योंकि यार ये दोनों रेस पैरेलल हो गई ना। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं जो हमारी इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी। और तुम कभी भी अपने किसी भी लेंस के फोकस पे लाके किसी चीज़ को देखोगे ना, किसी भी मिरर के फोकस पे लाके उसको देखोगे तो उसकी इमेज इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि हम लोग उसके साइज को क्या मान लेते हैं, हाईली एनलार्ज। और उसकी पोजीशन क्या हो जाती है हमारी, एट इन्फिनिटी। क्योंकि यहाँ पे दोनों रेज मीट ही नहीं कर रही। मीट क्या करेगी, हमने मान लिया इन्फिनिटी पे मीट कर जाएगी भाई।
हम लोग नहीं देख पा रहे, हमारे बस के बाहर है ना। और साथ ही साथ नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल एंड इन्वर्टेड कैसे होगा यार, यहाँ पे रेज रियली मीट करेगी, क्योंकि हमने वर्चुअली तो मीट करवाई नहीं है, वर्चुअली मीट करवा दे तो लिख दे तो वर्चुअल इरेक्ट है। साथ ही साथ हमारे जो साइज क्या है इमेज का, हाईली एनलार्ज्ड। अब तुम्हें पहला केस, सबसे पहला केस याद करना, जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था हमारी इमेज फोकस पे बनी थी। अब ऑब्जेक्ट को लाके फोकस पे रख दिया तो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। क्या यहाँ पे ये चीज़ दोनों उल्टी नहीं है? उसके बाद हम लोग लाए थे कर्वेचर के पीछे अपने ऑब्जेक्ट को और हमारी इमेज बन रही थी सी एंड एफ के बीच में। और जब हम लोग इससे पहले वाले केस में सी एंड एफ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को लाए तो हमारी इमेज कहाँ बनी थी, कर्वेचर के पीछे। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर लेके आए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही हमारी इमेज बनती है। तो यहाँ पर ये जो ऊपर के 3 केसेस है ना, एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब पहला इन्फिनाइट वाला और ये पांचवा, पहला और पांचवा एक दूसरे का अपोजिट है, दूसरा और चौथा एक दूसरे का अपोजिट है, और तीसरा वाला तो कांस्टेंट ही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही इमेज बन जाएगी। ध्यान से इस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस करने की कोशिश करना। पेपर में तुमसे पता है क्या बोला जाता है, पेपर में तुम्हें कुछ भी बोल दिया जाएगा कि जैसे मान लो तुम्हारे पास एक्स वाई जेड कॉनकेव मिरर है, या तुम्हारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स कोई सा भी मिरर है, तुम्हें बोला जाएगा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इस पोजीशन पे, अब मुझे इसका रे डायग्राम बना के दिखाओ। तो तुम कैसे बनाओगे, तुम सबसे पहले पूरा मिरर बनाओगे, है ना। तुम किसी भी प्रोटेक्टर की हेल्प से मिरर को बनाओगे, उसके बाद फोकस से लेके पोल तक की दूरी और फोकस से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को इक्वल रख के फोकस और कर्वेचर मार्क कर लोगे। उसके बाद जहां पर तुम्हें ऑब्जेक्ट रखने को बोला होगा वहां पर ऑब्जेक्ट बना के वहां से कोई सी भी 2 रेज निकाल के मेजरमेंट के साथ मीट करवा देना और तुम्हारा जो रे डायग्राम है वो तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग इस टॉपिक के बारे में जो पेपर में आने वाला चैप्टर के एंड में भी जरूर पढ़ेंगे। अभी हम लोग अपने आखिरी केस की तरफ बढ़ते हैं, केस नंबर 6। जब हमारा ऑब्जेक्ट निकल के आ चुका है बिटवीन P एंड F, हमारे पोल और फोकस के बीच में, तब हमारे ऑब्जेक्ट बेचारे का क्या होगा। अब यहाँ से हमने 2 रेज निकाली, एक रे मैंने निकाल दी पैरेलल वाली और एक रे मैंने निकाल दी कर्वेचर वाली। ये जो पैरेलल गई थी वो फोकस से मीट होती हुई आगे चलेगी, और ये जो कर्वेचर से गई थी वो जैसी गई थी वैसी की वैसी वापसी आ गई। अब तुम क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर क्या ये डिस्टेंस आगे जाते जाते बढ़ता नहीं जा रहा, यानी कि ये रेस तो आगे जाते जाते डाइवर्ज हो रही है। ये तो कभी मिलने की नहीं, मिलेगी कहाँ पर, मिलेगी हमारे मिरर के पीछे वर्चुअली, है ना। और ये वर्चुअली पीछे हमारे मिरर के मीट कर गई, तो हमारी इमेज कहाँ बन जाएगी, हमारे पीछे, हमारे पीछे नहीं हमारे मिरर के पीछे, है ना। और यहाँ पर हमारे इमेज की पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर। और तुम्हें पता है बिहाइंड द मिरर बन रही है, वर्चुअल हमने मीट करवाया तो यहाँ पे इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी। और वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट होती है, तुम देख भी पा रहे हो यहाँ पे हमारी इमेज कैसी खड़ी है, सीधी खड़ी है, उल्टी नहीं खड़ी। तो वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट होती है, ये देखो तुम्हें यहाँ पे एग्जांपल भी मिल रहा है ना। तो नेचर हमारा क्या है, छठे केस का वर्चुअल एंड इरेक्ट। साथ ही साथ हमारे इमेज का साइज क्या है, एनलार्ज, बड़ी है। बात क्लियर है। तो यार ये हमारे वीडियो का आज का आखिरी केस था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, वो उसमें सिर्फ 2 ही केसेस है, बहुत आसान है। उसके बाद हमारा रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्द से जल्द हम लोग इस वीडियो पे भी आएंगे। और साथ ही साथ बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम हमसे यहाँ तक पढ़ने के लिए आए, इसके लिए बहुत बड़े वाला थैंक यू। ये मेरा दिल लेके जाओ, मेरा थैंक यू भी लेके जाओ। साथ ही साथ जिस भी बच्चे को मैथ्स की वीडियो पढ़नी है, मैथ्स की वीडियो से गो थ्रू होना है, वो जाए नीचे स्किल शाला के चैनल्स को विजिट करें। शिवम भाई बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाल रहा है मैथ्स के लिए, और ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे लगाते रहो, फोड़ते रहो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सायोनारा, और मैं दफा होता हूँ, है ना।